ओके, तो लेट्स कंटिन्यू टुडे सेशन। हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है ग्राफिकली मेथड हम लोगों ने सीख लिया था सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने ये भी सीख चुके हैं हम लोग कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया, राइट? हमने तीनों मेथड सीख लिए हैं। अनुषा, सही है ना? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें बोला गया है कि आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं एक्सरसाइज 3.1 में, उसने हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगा, हमें सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बोला है, उसने सॉल्यूशन आपसे नहीं मांगा। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको बोला है उसने इनकी इक्वेशंस बनाइए, पहला। दूसरा, इनके ग्राफ बनाइए। और तीसरा काम ये है कि इनका सॉल्यूशन भी निकाल के दीजिए ग्राफिकली तरीके से ही। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिक इंट्रोडक्शन हम काफी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं इसका। अनुषा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं वापस अच्छे से। 10 students of class 10th took part in maths quiz। एक मैथ्स क्विज हुआ है जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है क्लास 10th के। देखिए, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स एक ऑब्वियस बात है, कलेक्टिव नाउन है, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं, राइट? सही बात है ना? इसमें बॉयज भी आ जाते हैं और इसमें गर्ल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पर 10 बच्चे हैं क्लास 10th में। ये बोलने से एक बात तो क्लियर होती है कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर टोटल 10 है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर देखो, जो बच्चे इस बात को समझ लेते हैं उनकी पहली इक्वेशन यही बन जाती है। ठीक है, कि टोटल बच्चे जो हैं वो 10 हैं, तो बॉयज प्लस गर्ल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू हम 10 लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आगे देखते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब गर्ल्स ज्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, और बॉयज कम है, लेकिन गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को अगर मैं माइनस करता हूं तो मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं इस चीज को? 4 के इक्वल लिख सकता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स, आपको बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स बताने हैं। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चनों में जो चीज आपसे पूछते हैं ना, उन्हीं चीजों को हम लेट करते हैं वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपसे पूछा गया है, तो लेट्स डू इट बाय लेटिंग द वैल्यूज नंबर ऑफ बॉयज एज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में y। ठीक है, सुमित, समझ में आया बाबू को? यस सर। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है मैं फास्ट हो गया हूं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उसी रिदम में हम चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू में x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में y। सही है ना अनुषा? ओके, हमारा केस 1 क्या कहता था? केस 1 कहता है कि टोटल बच्चे कितने हैं अनुषा? 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जब हम प्लस करेंगे तो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं उसको? 10 के। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं हम लोग? 10। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1। कपिल, समझ में आ रहा है बाबू को? हाँ भैया। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है कपिल, वो क्या बोला गया है? भैया हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं। नहीं, केस सेकंड क्या है उसको, चीज को सही से पढ़िए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या मतलब है इसका कपिल? भैया 4 गुना ज्यादा है गर्ल्स 4 गुना ज्यादा नहीं है बाबू, 4 गुना नहीं बोला है, 4 टाइम्स नहीं बोला है, 4 मोर बोला है। 4 मोर का मतलब क्या होता है? 4 ज्यादा। 4 ज्यादा है, 4 गुना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास आपके 4 गुना है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं? 40। 40 नहीं है, मेरे पास तो 40 है।
और लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं 4 ज्यादा है खाली, तो मेरे पास कितने हैं? 44। हे भगवान, क्या कर रहा है तू? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास, कपिल आपके पास 10 रुपीज है, और मैं कह रहा हूं, देखो इन चीजों को समझो थोड़ा सा, ठीक है? 4 टाइम्स और 4 मोर में फर्क होता है। मैं यहाँ पर पहले 4 टाइम्स की क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, 4 टाइम्स को। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कपिल के 4 गुना रुपए हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 4 टाइम्स है, मतलब कपिल के 4 गुना है। 4 गुना में क्या करते हैं हम लोग? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40। 40। ये केस 1, मतलब ये एक है 4 टाइम्स का। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 मोर है, क्या है? सिर्फ 4 मोर। तो इसका मतलब अब मान लीजिए कपिल के पास अगर 10 है, तो मेरे पास कितने हैं? 14। 14 है। 10 प्लस 4 दैट इज 14। कपिल क्लियर हो रहा है? हाँ भैया, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही तो 4, बोला था भैया मैंने। हाँ नहीं एक्चुअली शायद फिर सुनने में कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 गुना, और 4 मोर का मतलब होता है 4 प्लस, 4 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर हैं नंबर ऑफ बॉयज से। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। कितनी ज्यादा है? 4। 4 ज्यादा है। अच्छा जी, तो अगर बॉयज अगर x है और गर्ल्स अगर y हैं, तो गर्ल्स ज्यादा है ना? गर्ल्स ज्यादा है। अच्छा, गर्ल्स ज्यादा है, तो यहाँ तो चलो बॉयज हो गए, और ये क्या हो गई हमारे पास? गर्ल्स हो गई। ओके, अब जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से ज्यादा है। ओके, अगर मुझे इनको बराबर कराना है तो मुझे मेरे बॉयज को कितने से बढ़ा देना चाहिए? 4 से बढ़ा देना 4। चाहिए कि नहीं बढ़ा देना चाहिए? इस बात को ही समझना है हमें कि हम इक्वल टू कब लिख सकते हैं इन बातों को। हम इक्वल टू तब लिख सकते हैं जब हम बॉयज में क्या प्लस कर दें, तभी तो हम गर्ल्स के बराबर रख सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि गर्ल्स कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है बॉयज से। तो भैया अगर बराबर कराना है तो बॉयज में 4 प्लस करना पड़ेगा, तभी बराबर लिख सकते हो, नहीं तो बराबर नहीं लिख सकते। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए इक्वेशन तो इतनी ही है, लेकिन ये बनी कैसे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी, ये अभी हम इसको सेकंड इक्वेशन नहीं मान रहे, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में ले आते हैं, जनरल फॉर्मेट में। y को उधर ले चलते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू में -4, एंड कंसिडर दिस थिंग एज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, केस 1 एंड केस 2। x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इक्वल टू में -4। -4। ठीक है, अब हमें उसने क्या बोला है कि इनके क्या निकालिए, इनको इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। तो हम इनके बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, और फिर हमें उसके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। तो ये ग्राफिकली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे करते हैं। दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू में 10, और यहाँ पर आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में -4। एक वेरिएबल को मैंने यहीं रखा है, दूसरे को मैंने उधर भेज दिया। फिर मैं क्या करता हूँ निष्ठा, इसके बाद क्या करते हैं? सर कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे, हाँ, y की या y की वैल्यूज देखिए जो, x की। हाँ वैल्यू x और, y की रख लेते हैं। हालांकि जिस वेरिएबल को हम अकेला करते हैं उसकी वैल्यूज नहीं डालते, जो उस तरफ भेजा है उसकी वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज डाल रहे हैं। लेट y इक्वल टू में आप कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3, आंसर इज 7। फिर यहाँ पे कुछ सिंपल वैल्यू रख लेते हैं, y इक्वल टू में 5 रख लेते हैं। ओके, सो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 दैट इज 5। फिर यहाँ पर एक वैल्यू और डाल लेते हैं, लेट y इक्वल टू में 3 नहीं 6 डाल लेते, 7 डाल लेते, चलिए 7। 2 से फिर 8 आएगा, फिर काफी वो भी बड़ा हो जाएगा। मैं एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू 7 ही लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 माइनस 7 एंड द आंसर इज 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल बना रहे हैं, ऐसे ही करते थे ना, यही चीज सीख रहे हैं हम लोग अभी तक। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। x की वैल्यू सही से डालनी है। देखिए 7 डाला था कब? जब y की वैल्यू 3 थी। x की वैल्यू 5 जब y की वैल्यू भी 5 थी, और x की वैल्यू 3 जब y की वैल्यू 7 थी। ये हमारा पहला वो बन चुका है।
ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट ग्राफ और बना लेते हैं, नेक्स्ट इसकी वैल्यूज और निकाल लेते हैं। x को हम अकेला कर रहे हैं, यहाँ -4 प्लस y हो जाएगा। हमने तो वैल्यूज डाल दी हैं। निखिल क्या वैल्यू डालें बताइए सबसे पहले। भैया इसमें हाँ जी 6 से वैल्यू डाल देते हैं इसमें। चलिए, तो x इक्वल टू में -4 प्लस 6 दैट इज +2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +2। देखिएगा प्लस माइनस माइनस 6, इसमें गलती नहीं करनी है प्लस माइनस में, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेट y इक्वल टू में 8 तो नहीं डालेंगे, 5 डाल देते हैं। 4 रख लो भैया। हाँ 4 रख देंगे अगली बार में, ठीक है। x इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4 1 एंड +5 दैट इज 1 एंड लेट y इक्वल टू में 0। ओके, लेट y इक्वल टू में 0, x इक्वल टू में यहाँ पे -4 प्लस 0 दिस इज -4। तो हमने अपना इसका -4 भी टेबल बना लिया, सही है। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4। ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। और अब इनकी वैल्यूज आपने बस खाली प्लॉट करके देखनी। तो हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा इसमें ग्राफ बनाएंगे नहीं हम, ठीक है। और यहीं बना लेते हैं क्योंकि कहीं और बनाने का फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1, देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू चेक करिए, 7 5 3 2 1 और -4, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 तक गई है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज भी अगर हम चेक करें तो -4 तक गई हैं, तो -1 -2 -3 एंड -4 मोर देन सफिशिएंट। y की वैल्यू आप देखिए, पॉजिटिव वैल्यू भी 7 तक गई हैं और नेगेटिव में तो कोई वैल्यू ही नहीं गई है। तो ठीक है, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 ओके। और यहाँ 1-2 वैल्यूज तो दिखाई दीजिए कम से कम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कुछ है नहीं खास। तो आइए वैल्यूज डालते हैं। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। देखिए, अगर कोई कम्युनिकेशन लॉस अगर हमारे बीच में होता है, मतलब मीटिंग का सेशन अगर खत्म होता है हमारा, तो मैं आपको नया लिंक दूंगा, ठीक है। और हालांकि आप अगर हाँ, मतलब मैं आपको नया लिंक दूंगा और उस लिंक से आप लॉगिन करिएगा वापस से, ठीक है। ओके, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5 है, तो आपकी लाइन कुछ यहाँ बन रही है, ओके। एंड x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इन तीनों पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन कुछ इस एज सच कुछ बनती हुई आएगी, ओके। दूसरा वाला हम लोग बना लेते हैं, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यहाँ कहीं बनेगा पॉइंट। x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ होगा, ठीक है। x के लिए माइनस, तो आपकी लाइन कुछ एज सच बनेगी, कुछ ऐसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, लाइनें इंटरसेक्टिंग ही बननी थी, ये बात तो हमने पहले ही अंदाजे से ही लगा ली होगी जब हमने इक्वेशंस देखी थी हमारी। देखिए आप रेशियोज कंपेयर करिए, 1/1, यहाँ पे 1/-1, तो रेशियो आप चेक करिए, 1/1 नॉट इक्वल टू रहता है -1, मतलब 1/-1 के, सही है ना। इस चीज के तो नॉट इक्वल टू में रहता है। तो अगर ये चीज अगर ऐसी आ रही है, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती थी तो सॉल्यूशंस कैसे होते थे सुमित? जब कभी ऐसी कंडीशन होती थी, लाइनें इंटरसेक्टिंग होती थी, सॉल्यूशन कैसे होते थे? सॉल्यूशन पूछा है मैंने आपसे। सर सॉल्यूशंस अनरियल और अनरियल नंबर्स। हे भगवान, कहाँ बता रहा है ये, क्वाड्रेटिक में क्यों चले गए आप? मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन कैसे होते थे अनुषा?
यूनिक सॉल्यूशन होते थे। तो हमारे पास देखिए लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं और एक ही पॉइंट है जो दोनों पर है। देखिए ये वाला है वो पॉइंट, है ना। और इसके अगर आप कोऑर्डिनेट चेक करें तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 है। तो 7 आपका जो सॉल्यूशन है वो 3,7 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस नंबर ऑफ बॉयज, जो कि आपने x माने थे, x की वैल्यू कितनी है 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स जो कि आपने क्या मानी थी y, वो कितनी है 5 7। 7 समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताइए मुझे। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। उसका मैं आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, ग्राफ आपके लिए है होमवर्क में, और हाँ मैं इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा और आप लोग जो है मुझे उसका ग्राफ बना के दिखाएंगे होमवर्क में। ठीक है, और मेरे पास उसका आंसर पेस्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। अगर आंसर नहीं आएगा तो आई वोंट अलाउ यू इन माय नेक्स्ट क्लास, ध्यान रखिए इस बात का। हम कैसे दिखाएंगे भैया? आपको पता है आप कैसे दिखाएंगे, आपको नहीं पता? आपको पता नहीं? आपको मेरे को बस अपने ग्राफ बनाना है और आंसर्स पेस्ट करने हैं। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे भाई मुझे लगा तू इतना पांडु है। ठीक है, तो आइए मजाक नेक्स्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees. 5 pencil and 7 pen cost rupees 50, है ना, 50 रुपए टोटल कॉस्ट है। सही है ना मनीष? यस। Whereas whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and 1 pen that of one pen। आपको 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट दिया गया है 50 रुपीज। ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट दिया गया है 46 रुपीज। आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताइए मुझे। ठीक है, तो मैंने बताया था जिस चीज को हम लोगों से पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन में हम उसे ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल x equal to my x and let the number of pen pens equal to my, y हाँ भाई केस 1 क्या कहता है हमारा? अच्छा यहाँ पे x 5 plus y पेंसिल लिखा is है। equal अच्छा अच्छा मुझे बात बताओ, 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट को जब मैंने प्लस किया होगा तभी तो इक्वल टू 50 बना होगा ना। सही है ना कपिल? 5x plus 7y ओके, तो equal जब to एक पेन 50। की कॉस्ट, सॉरी नंबर ऑफ कॉस्ट नहीं लेना, नंबर ऑफ गलत ले लिया मैंने, सॉरी। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू माई x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू माई y। यहाँ पे रुपीज है ये। ओके, जब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5। और जब एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो आप मुझे खुद बताइए 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y इक्वल टू में 7y कितना 50। 50। 50। ये इक्वेशन 1 है आपकी। एंड केस सेकंड, हाँ जी, 7 पेंसिल तो मतलब 7x एंड 5 पेन मतलब 5y इक्वल टू में कितना 46 एंड दिस इज रुपीज आवर 46। सेकंड इक्वेशन। सही है ना? अच्छा जी, अच्छा लाइनें कैसी हैं सुमित, देखने से क्या लग रहा है? लाइन है रेशियो कंपेयर सर। करके देखिए 5/7।
7 अपॉन में 5 एंड 50 अपॉन में 46। अगर दोनों को यहाँ लाऊंगा दोनों के आगे नेगेटिव आ जाएगा, सही है। माइनस से माइनस कट गया, इनमें कुछ नहीं कट रहा, इनमें कुछ नहीं कट रहा, Yes, हाँ sir. इनमें थोड़ा बहुत कट सकता है। 2 से काटेंगे 25 और यहाँ पे 23। हाँ जी, क्या ये रेशो बराबर है? No, sir. नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर नहीं है तो लाइनें कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है। सॉल्यूशन कैसे होते हैं? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कभी इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे ग्राफ में तो लाइनें इंटरसेक्टिंग ही आएंगी हमारी, सही बात है ना? यस। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, अब मान लीजिए अगर मैं इनको ग्राफिकली अगर सॉल्व करता भी हूँ, हालांकि मैंने करवाए हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस, तो जब कभी आप इसमें एक वेरिएबल को अकेला करोगे, जैसे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, अगर आप इसमें मान लो 5x को यहीं कर रहे हो और 50 माइनस 7y को वहां भेज दिया आपने, और x को जब अकेला करेंगे आपके पास आएगा 50 माइनस 7y अपॉन में 5 आएगा, राइट। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ इसमें y की वैल्यूज डालो, अगर मैं आपको कहता हूँ इसमें y की वैल्यूज डालो, तो y की ऐसी वैल्यूज डालिए जो इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर कर 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू डालो। जैसे 0 डाल दो आप इसमें, तो 7 इंटू 0 0, 50 अपॉन में 5 10, तो वैल्यू सही है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसी वैल्यूज डालो जो कि सॉल्व हो सकें। अगर आपको कोई और वैल्यू क्लिक होती है तो कोई और डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? पर पॉइंटों में भी ये ला 5 से सकते कट हैं। जाए। हाँ, मतलब वैल्यू डिवाइड हो जानी चाहिए, मेन बात वो है। ठीक है, अच्छा अच्छा क्लियर है ना? तो इसको आपको होमवर्क में करना है, ध्यान रखिए। मैं इस क्वेश्चन को जरूर चेक करूंगा और मुझे आंसर्स पेस्ट करने हैं आपको इस क्वेश्चन के। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो डोंट वरी, मैं खुद करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, बट आप ट्राई जरूर करें इसको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। No, sir. ओके, जहां तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर ये है ऑन। ठीक है, okay guys, so on comparing the a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 ratio, find out whether the line representing the following pair of equation at points are parallel or coincident। आपको ये बताना है कि जो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट्स हैं। ओके, तो मतलब a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 को कंपेयर करना है जस्ट, और आपको ये बताना है कि मुझे लाइनें पैरेलल हैं कि कोइंसिडेंट हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड इसकी जो दूसरी पेयर है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहली बात तो हम इनको जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, सही है। तो यहाँ पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरी जनरल इक्वेशन के साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, और जो दूसरी वाली है उसको अलग से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। ओके, इसको भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारी जनरल इक्वेशन के साथ, लेकिन वो ध्यान रखिएगा उसमें a2 हम लोग यूज करेंगे। याद है ना, ऐसा किया है हम लोगों ने, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ जी, a1 की वैल्यू कितनी आ गई बबलू? बबलू कहाँ हो? a1 की 5, a1 की 5 है, और b1 की वैल्यू कितनी है? -4, -4। c1 की वैल्यू कितनी है? 8। 8, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a2 की वैल्यू कितनी है? 7, b2 की वैल्यू कितनी है? 6, और c2 की वैल्यू कितनी है? -9। माइनस 9। 9। जस्ट हमें सिर्फ a1 अपॉन a2 की रेशियो निकालने हैं, तो a1 अपॉन a2 का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 7। ऐसे ही b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाल रहा हूँ, कितना आ जाएगा? -4 अपॉन में 6। 2 से काट लेते हैं 2 बार पे, यहाँ पे 3 बार पे, कितना आ जाएगा? -2 अपॉन 3। एंड हमारा तीसरा रेशियो c1 अपॉन c2 का रेशियो,
ठीक है, तो C1 अपॉन C2 का रेशियो ये कितना है 8 अपॉन में -9, इसको हम सही से लिखेंगे तो -8 अपॉन 9 लिख सकते हैं। हाँ भाई, क्या A1 अपॉन A2 का रेशियो इक्वल है B1 अपॉन B2 के रेशियो के? No, sir. नहीं है इक्वल। No. अगर नहीं है तो लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ए पैरेलल की लाइन है, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बहुत बार 4 लेक्चर से यही चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। अभी भी अगर आप गलत करते हैं तो इट्स टोटली योर मिस्टेक। ठीक है, प्लीज गलती मत करिए इस चीज में। ओके, तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आपको सिर्फ कंपेयर करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बाकी के 2 आप मुझे करके देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप अपने होमवर्क में पुट कर लीजिए। ठीक है, लाइनों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, और जैसा भी है उसके अगर सॉल्यूशन मेरे ख्याल से मांगे हैं तो सॉल्यूशन भी बताने हैं। रिप्रेजेंटिंग द लाइन नहीं, बस सिर्फ लाइनें बतानी है खाली, सॉल्यूशंस के बारे में कोई उन्होंने डिटेल आपसे नहीं मांगी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है उन्होंने। ठीक है, आप इन्हों को फोटो तो भेज देना भैया। फोटोज को नहीं बाबू, आप YouTube पे जाइए, अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को वापस चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, डोंट वरी। और हालांकि अगर आपने संस्कार क्लासेस को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें आप जाइए, क्लास 10th के मैथ्स के वीडियोस निकालिए, देख रहे थे मैंने। आपको अपने आप मिल जाएंगे। 4 वीडियोस ऑलरेडी हैं, 5वां वीडियो आज डल जाएगा आपका ये। ओके, और सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे इनको तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ऑन कंपेयरिंग द A1 अपॉन A2, कंपेयर करना है। अच्छा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई बबलू? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस इसके बारे में बात करी है मैंने लेक्चर्स में, अगर आपने पढ़े हैं वो लेक्चर्स तो। मैं बताऊं? नहीं, बबलू बताएगा। बबलू क्या गोबर खाता है? बबलू बताओ, गायब हो गया? मन से चुप हो जाता है। हाँ पता है मुझे, बस YouTube पे फालतू फंड की चीजें देखनी है, पढ़ाई वढ़ाई की चीजें तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों बबलू, सही कह रहा हूँ ना? बबलू आपके पीछे की सारी आवाज आ रही है, बस आपकी आवाज नहीं आ रही है खाली। भैया इग्नोर कर रहा है आपको। चलो कोई नहीं, लक्ष्य आप बताइए। क्या भैया? बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। आप क्या खाते हो? मत खा रहा हूँ हाँ पता चल रहा है वो। भैया। बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब निकलते हैं? जब भैया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कितना घटिया बताया है। इससे ज्यादा घटिया नहीं बता सकता तो तू। और देख मनीष बताएगा। मनीष तू बता। जो हमको यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन देता है। वेरी गुड भाई, मनीष ने देखे हैं वीडियोस, गुड। तो जो लाइंस आपको यूनिक सॉल्यूशन या फिर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर दे रही हैं तो ऐसी लाइनें कहलाती हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रही है। तो ऑब्वियस बात है, पैरेलल लाइन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देती। अब क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। ऑन कंपेयरिंग द A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियोज को कंपेयर करना है, और आपने मुझे ये बताना है कि ये लाइनें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही हैं। बात समझ में आ रही है? क्या करना है, क्लियर है ना? माइंड पहले बनाइए क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू में 7। तो अगर हमारी लाइन है, अगर मैं रेशियो कंपेयर करता हूं और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियोज को अगर मैं कंपेयर करता हूं, और अगर मेरी लाइनें इंटरसेक्टिंग निकलती हैं या फिर मेरी लाइनें कोइंसाइड निकलती हैं तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। और अगर मेरी लाइनें पैरेलल निकल जाती हैं, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 वाली कंडीशन बन जाती है, तो ये पैरेलल लाइनें होंगी। और अगर पैरेलल लाइनें हैं
तो इनकंसिस्टेंट हैं वो लीनियर इक्वेशंस। बात समझ में आ रही है क्या करना है? निष्ठा Yes, sir. क्लियर है? बबलू Yes. समझ में आ रही है बात? बबलू भैया एक बार समझाना। ओके दोबारा गायब हो सुनिए, गया। कोई बात नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रेशियोज को कंपेयर करना है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है भैया कौन सी लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही हैं या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा कंसिस्टेंट दे रही है कि इनकंसिस्टेंट दे रही है? मनीष ने अभी अभी मुझे ये चीज बताई है। मैंने हालांकि 3 बच्चों से पूछा था, बट मनीष ने सिर्फ आंसर सही दिया है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब होंगे या फिर लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब मानी जाती हैं जब वो लाइनें इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसाइड कर रही हूँ, मतलब उनके सॉल्यूशंस निकल के आए, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन दे दे या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे दें। उन दोनों तरीके की लाइनों को हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन ही मानते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइनें अगर आपकी इंटरसेक्टिंग है तो भी हम कंसिस्टेंट मानेंगे, ठीक है, या फिर लाइनें आपकी कोइंसाइड कर रही हैं तो भी हम कंसिस्टेंट ही मानेंगे। बात समझ में आ रही है कपिल? हाँ भैया हाँ जी। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब होंगी? जब लाइनें पैरेलल होंगी। जब क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तब हम कहेंगे कि लाइनें कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हमें तो बस इनके A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 को चेक करना है। अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइड हुई तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल हुई तो हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इसके लिए तो हम इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते थे, बट पहले फॉर्मेट में भी तो लिखते हैं उसके। तो पहले फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? LHS RHS में 0 होना चाहिए, तो मैंने 0 कर दिया, 5 को उधर भेज दिया, ये -5 हो गया। अब मैंने इसको कंपेयर कर लूंगा जनरल इक्वेशन के साथ। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू में 0। A1 की वैल्यू कितनी? 3, B1 की वैल्यू कितनी? 2, C1 की वैल्यू कितनी? -5। -5. ओके, नेक्स्ट 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। जनरल इक्वेशन में लिख दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसको। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू में 0। हाँ जी, A2 की वैल्यू कितनी? 2, B2 की वैल्यू कितनी? -3, C2 की वैल्यू कितनी? -7। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये करने के बाद अब रेशो भी तो कंपेयर कर लें। A1/A2 का रेशो कितना आ जाएगा? 3/2। B1/B2 का रेशो कितना आ जाएगा? 2/(-3). और C1/C2 का रेशो कितना आ जाएगा? -5/(-7). ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, ये सॉल्व नहीं हो सकता। बस भैया A1/A2 तो 3/2 है, इसको अच्छे से लिख दूं तो -2/3 लिख देते हैं इसको, और इसको अगर अच्छे से लिखूं तो 5/7। क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है? नहीं है भैया। नहीं है, तो हम इस बात को लिखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट लाइनें कैसी हैं? कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, या फिर अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसलिए लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। समझ में आया मैं कैसे कैसे कह रहा हूं मैं करने के लिए? क्लियर हो रहा है? तो Yes, इस sir. तरीके से आपको इस चीज को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे सो करके आप लिखते हैं, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। अप्रोच समझ में आ रही है कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन Yes, sir. देखते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारी जो रेशियोज हैं वो कुछ लाइंस हैं, वो हमारी कुछ ऐसी हैं। 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू में 7।
और जो नेक्स्ट दो पेयर्स होंगे ऑब्वियस सी बात है 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14। सुमित आवाज आ रही है आपको? भाई सुमित तो जन बच्चों के साथ खेल रहा है, पता नहीं चल रहा है इसका तो मुझे कुछ। नहीं सर, आ रही है आवाज, पढ़ ही रहे हैं हम। पढ़ रहे हो? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पता था आपको? नो सर। देखा ही नहीं है कुछ। बस निखिल तो भाई सो जाएगा थोड़ी नहीं देर में, अभी लेट तो गया ही है। ये फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन तो देखा था। हाँ क्या कह रहे हो? इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, उससे पता चला। मैंने वीडियोस में भी बातें करी हैं शायद इस चीज के रिगार्डिंग, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया है मैंने, अगर आपने चेक किया हो तो उसको। चलिए आइए इसको करते हैं। तो भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें अनुषा, इन इक्वेशंस में प्रॉब्लम क्या है कि एक मिनट 3 में 2x प्लस 5 में 3y इक्वल टू में 7, इसमें प्रॉब्लम क्या है अनुषा जी? सर यूज करा 5 को राइट लेफ्ट साइड लेके आना है। नहीं लेके तो आनी है, प्रॉब्लम क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अपॉन में सर। हाँ जी, इसमें फ्रैक्शन में है चीजें, तो ये मतलब ऐसा हमने अभी तक किया नहीं है कुछ भी, तो आइए इसको समझते हैं कैसे करना है। तो पहली बात ऑब्वियस बात है, सही बोला अनुषा ने कि पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से क्या हो जाएगा कि हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, डिवाइड कर देंगे 2 से 6 डिवाइड होगा कितना बचेगा 3, 3 से 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 9x। 9x। ठीक है निखिल आप भी कह सकते हैं, आपने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है, बस देखे जा रहे हो। अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट रुकिएगा ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पे जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 9x हो गया, 3 से इधर डिवाइड करेंगे 2 एंड 5 टू ज़ा 10y, हमारे पास यहाँ पे 10y आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है इस 6 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 6 ज़ा 42, और हमारे पास इक्वेशन बन गई 9x प्लस 10y। अब ये हमारी जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम इस 42 को बस इधर लेके आना है हमें, तो हमारे पास हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस तो 42। हमारे पास सिर्फ हो जाएगा ये चीज 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू में 0। ठीक है अच्छा जी, और इसको लाने के लिए ये तो सिंपली आ जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए, इसको तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 से कंपेयर कर दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी होगी 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी 10, और c1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 42, और यहाँ a2 की वैल्यू कितनी होगी 9, b2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 10, और c2 की वैल्यू होगी आपके पास माइनस 14। मेरे ख्याल से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 9, काट पीट के कितना हो गया 1 अपॉन 1, और इसी तरीके से b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 10 अपॉन माइनस काट पीट के कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1, और c1, और ये करने की जरूरत ही नहीं है, जब a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा तो c1 को क्यों चेक करना है, डायरेक्ट लिखेंगे हम इस बात को a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, hence lines are intersecting and unique solution, hence lines are consistent solution। कंसिस्टेंट। ठीक है समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? ओके और इस क्वेश्चन को भी आप मुझे करके देंगे। तो हालांकि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा होमवर्क में है, थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा होमवर्क में है। ठीक है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है भैया यस नहीं आया। यश बाबू देखो मैंने तो मीटिंग रखी है, अब नहीं आ रहे हैं बच्चे तो क्या कर सकते हैं, नहीं आया वो भी। देखिए क्वेश्चन दीपक भी नहीं आया नंबर यार बाबू, दीपक तो आपको पता ही है, दीपक तो दादाजी के वहां चला जाता है फिर आता ही नहीं है वापस, पता तो है आपको दीपक का। घर पे ही है भैया अभी।
और भैया मोहित। मोहित को तो क्या बताऊं मोहित के बारे में, उसको फुर्सत नहीं है भैंसों वैंसों यस से के घर निकलने फोन में। कर दो। हवेली यस घर के तो घर फोन फोन करेंगे कर दो। बाबू, करेंगे उसके यहाँ फोन। कल मेरे घर पे भी आया था। अच्छा, क्वेश्चन हमें प्रोसीड करना चाहिए, ठीक कंसिस्टेंटोग्राफ है। बनाना। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता लगाना है इसमें सबसे पहले, और इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट कर हाँ जी, और अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो नहीं करना ग्राफिकली सॉल्व, वो ये कहना चाहता है आपको। अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर इनकंसिस्टेंट है, मान लीजिए लाइनें पैरेलल आ रही हैं, a1/a2 b1/b2 को करते ही पता चल जाएगा क्या चीज है। और अगर पैरेलल है तो कोई ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैंने आपको लाइनों को पैरेलल और ये सब करना भी सिखाया है और ग्राफ बनाना भी सिखाया है, तो मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को भी आप खुद ही करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है भैया, नहीं ठीक है। है, हम आगे प्रोसीड करें इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसके बाद मेरे ख्याल से 6th क्वेश्चन को तो हम लोग 6th 7th को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, half the perimeter Of rectangle garden. half the perimeter of rectangular garden, half the perimeter of rectangular garden whose length 4 meter more. whose length is 4 meter more than its width. Width क्या होता है निखिल? ये भी नहीं बोल रहा। निखिल सो गया भाई। तकिया पे है भैया। हाँ जी, क्या पूछा मैंने? Width क्या होती है? बताओ भाई निखिल, विड्थ मतलब क्या? रेक्टेंगुलर गार्डन में, रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ। यहाँ पे जो विड्थ है वो ब्रेड्थ का नाम ही है, ठीक है, इट्स अ सिनोनिम ऑफ ब्रेड्थ। ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है निखिल, बताइए। अगर आपको इतना पता है, आप क्लास 10th में, तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। अब निखिल गायब हो गया। हाँ भाई, मैं बताऊं भैया? लक्ष्य बताएगा, नहीं कपिल बताएगा, कपिल अच्छा बताएगा। कपिल बताओ। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बच्चों के। क्वेश्चन पढ़िए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, राइट। अच्छा, रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात हो रही है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब मुझे कोई ये बता दो, यहाँ पे ये 36 मीटर क्या है? यही तो कंफ्यूजन है। देखिए, स्टार्टिंग में बात हुई हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के, उसके बाद यहाँ पेरीमीटर के बारे में कोई बात ही नहीं, यहाँ तो लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात होगी, फिर अचानक से यहाँ पे इज 36 आ जाता है। भैया इसमें गार्डन के बाद हुज लिख रहा है ना। हाँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एक रेक्टेंगल गार्डन के पेरीमीटर का आधा, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, 36 है। ये है सवाल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? मैं मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे अनुषा की सैलरी घर में 4 मेंबर हैं, 50,000 है, समझ रहे हो ना? तो ये 50,000 क्या है?
ये Salary. अनुषा की सैलरी की है। अनुषा की सैलरी के बारे में मैंने सबसे स्टार्टिंग में बात करी थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर लास्ट में आके फिर 36 लिख दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 36 क्या है। भाई ये 36 इसका आंसर है, पेरीमीटर का हाफ। पढ़ के देखिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 मीटर more than its breadth। सही बात है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, ये बात सही है। 36 है, पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है 36 होगा। समझ में आ रहा है ना लॉजिक क्या है? Yes. तो मतलब ये यहाँ पर, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपसे डायमेंशन पूछा है, तो ऑब्वियस बात है जो चीज पूछते हैं उसे ही हम ज्यादातर लेट करते हैं। तो लेट कर रहे हैं, लेट द लेंथ लेंथ इक्वल टू में x एक्स मान लें। अच्छा जी, ब्रेड्थ और ये y लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू में वाई। अच्छा जी, y हमें पेरीमीटर का हाफ गिवन है, तो हमारा केस 1 बना लेते हैं हम लोग। केस 1 पहले तो पेरीमीटर का हाफ इक्वल टू कितना गिवन है हमें? 36। 36 अच्छा, अगर मैं इस पेरीमीटर की वैल्यू डाल दूं, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2 ब्रैकेट के अंदर, अब ये भी जैसे मुझे उसने बताया कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ अपॉन में 2 breadth इक्वल टू में 36। हाँ या ना? हाँ ये भैया बात तो है। अच्छा जी, 2 से तो 2 कट जाएगा, एल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x, b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x y इक्वल टू में y 36। ये हमारी पहली इक्वेशन 36 है। इक्वेशन फर्स्ट नहीं आया समझ में? आ गया भैया। कपिल आप बताइए, नहीं आया तो इससे तो बताइए। वैल्यू 1। भैया एक बार आगे ऊपर भैया, करना, हाँ जी, क्या कह रहे हो? एक बार और बताऊं? ऊपर करना, अच्छा ऊपर जी, करना भैया एक एक बार। आगे भैया, आगे आगे। ठीक है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का हाफ भैया 36 इसकी लेंथ भैया x+4 नहीं आएगी? लेंथ केस और 2 में आएगी भाई। ब्रेड्थ को तो मैंने x और y लेके चल रहा हूँ। वो x+2 आएगी, y+2 आएगी, उसको तो हम l x और y मान रहे हैं ना, तो उनकी जगह वैल्यू डाल दी मैंने। ओके। ठीक है, अब हमारा केस सेकंड और कर लेते हैं हम लोग। केस सेकंड यही कर लेते हैं, केस 2 भी। ठीक है, केस सेकंड देखिएगा क्या बोला है उसने, कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है ब्रेड्थ से। तो मतलब ये तो मेरा हो गया लेंथ, ये हो गया मेरा ब्रेड्थ। ठीक है। अच्छा जी, लेंथ 4 मीटर मोर है ब्रेड्थ से, लेंथ बड़ी है भैया ब्रेड्थ से। कौन बड़ा है? लेंथ बड़ा है, ब्रेड्थ बड़ा है? लेंथ लेंथ बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर लेंथ बड़ा है और मुझे बराबर करवाना है तो किस में प्लस करना चाहिए? लेंथ में। लेंथ तो में बड़ा है ऑलरेडी 4, ब्रेड्थ में भैया, ब्रेड्थ में में प्लस करना चाहिए ना। ब्रेड्थ में प्लस करके ही तो मैं बराबर कह सकता हूँ। इक्वेशन समझते हो ना आप? इक्वेशन का मतलब है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेस, दो बातें लिखनी है, वो बराबर करवानी है। वो बराबर कब होंगी भाई? लेंथ ब्रेड्थ से बड़ी थी, ठीक है ना? तो लेंथ की जो वैल्यू होगी वो ब्रेड्थ में 4 प्लस करके ही तो होगी। सही बात है ना? उसको आप दूसरे तरीके से समझ के देखिए। अब इसमें वैल्यू डाल दो। एल की जगह में क्या लिख सकता हूँ? x, इसकी जगह में क्या लिख x सकता हूँ? y, यहाँ पे क्या आ गया? 4, y+4 इसको इधर भेज देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ये मेरी इक्वेशन सेकंड सेकंड इक्वेशन है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया भैया। ठीक है। अच्छा जी, इसने आपको बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, आपसे बोला है डायमेंशन बताइए गार्डन का क्या होगा। अच्छा जी, हालांकि अभी तक आप लोगों को एक्सरसाइज के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं सिखाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली ही करें। कैसे करें? ग्राफिकली। ग्राफिकली। ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो आपको पहले सिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलें। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। लेकिन जब आपके एग्जाम्स आएंगे और अगर आपको ये सवाल आता है और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ग्राफिकली करना है कि कैसे करना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है भैया। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करना है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताइए। नहीं है भैया। ठीक है। अच्छा जी, हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 6th और 7th, उसे हम लोग कल करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रहेगा। एक्सरसाइज 3.2 हाँ के भैया। 5 क्वेश्चन करने हैं स्टार्टिंग के। और ध्यान रखिए, मुझे इंडिविजुअली भेजिए आप लोग अपने होमवर्क को, पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनली भेजना है। बात समझ में आ रही है?
हाँ भैया। पर्सनली सेंड करिए मुझे होमवर्क को कि सर हमारा होमवर्क ये है या भैया हमारा होमवर्क ये है, और उसके हिसाब से ही फिर आपकी बेइज्जती डिसाइड होगी कि करनी है कि नहीं करनी है। ओके भैया। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए आपने ट्राई किया और नहीं हो पाया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पढ़ के आएंगे तभी अगली क्लास में मजा आएगा, वरना आएगा नहीं मजा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए। और अगर आप, अच्छा हाँ, ये वीडियो अगर आपको वापस देखनी है तो आपके लिए अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके भैया। एंड आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय भैया। बाय भैया। बाय आप बाय ऑल लीव, ऑफ यू। बस आप लीव करो।